20% तेल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी दुनिया का, ऑयल एंड गैस 20%। ईरान की वो कैपेबिलिटी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंडेफिनेटली ब्लॉक कर सकता है। अब 2 महीने से तो कर ही रखा है उसने, वो कह रहा है हम 6 महीने और कर देंगे। लड़ाई से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन 115 से लेकर 120 जहाज रोज आते जाते थे। कि मोदी जी कह रहे हैं यार जो आप फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च करते हो उस पर रोक टोक करो। आप 85-90% हमारी तेल की जरूरत इंपोर्ट होती है, अगर एक जगह लड़ाई हो गई फिर हम क्या करें। ये तो सब बूट पॉलिशी है ना, यासिर मुनीर और शहबाज शरीफ। यस सर यस सर। कोई ट्रंप कहता है कि 6 जहाज गिरे, यस सर 6 गिरे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये जो लड़ाई है दोस्तों यूएस और ईरान की, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब बमबारी तो हो नहीं रही, फिर ये लड़ाई कैसी। दोस्तों असली लड़ाई हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दुनिया भर में तेल की आवाजाही रुक चुकी है। 20% तेल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी दुनिया का, ऑयल एंड गैस 20%, और ये चोक हो रखा है। ईरान है बात करने को राजी नहीं, और ईरान को एक बात पता लग गई है कि उसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो एक अलग बात है। जो 450 किलो उसके पास एनरिच्ड न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा है वो एक बात, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अलग बात। इस्फहान, नातांज ऐसे इलाकों में जो न्यूक्लियर वेपनरी का काम कर रहा वो अलग बात। लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया को इंपैक्ट करने वाली चीज कौन सी है? ईरान की वो कैपेबिलिटी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंडेफिनेटली ब्लॉक कर सकता है। अब 2 महीने से तो कर ही रखा है उसने, वो कह रहा है हम 6 महीने और कर देंगे। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है, वी आर लुकिंग एट ग्लोबल रिसेशन। अब मैं आपको बताता हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला क्या। ये लिया हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से दोस्तों। यहां पे वर्क फ्रॉम होम, पोस्टपोन फॉरेन ट्रैवल, व्हाट पीएम मोदी सजेस्टेड टू कंजर्व फ्यूल अमिड यूएस ईरान वॉर। यहां पे ये बात हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि urged people to use petrol, diesel and gas with great restraint and suggested measures such as using public transport, carpooling and reviving work from home practices to reduce fuel consumption amid ongoing West Asia conflict। यानी कि आप ऐसा काम करें कि आप कोशिश करें वर्क फ्रॉम होम। जिन कामों में वर्क फ्रॉम होम हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम करें। जिन कामों में आप कारपूल कर सकते हैं, अगर जैसे कि एक ही लोकेशन में 3-4 लोगों को जाना है तो एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करो। ये सारी की सारी चीजें प्रधानमंत्री जी ने बोली हैं दोस्तों। उसका एक कारण है, भारत ने तेल का दाम नहीं बढ़ाया, तेल का दाम नहीं बढ़ाया। अब मैं आपको एक और सच बताता हूं। जब लड़ाई से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन 115 से लेकर 120 जहाज रोज आते जाते थे, ठीक है, 115-120 ये डेली ट्रैफिक था। ये हो गया है 9। कहां 115-120, कहां 9। तो ये इंपैक्ट पड़ा है। अब उसमें से बहुत ज्यादा तेल जो था वो भारत आता था, वो आना लगभग खत्म हो गया है। तो भारत के पास काफी सारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन वो आप पहले दिन तो खर्च नहीं कर देंगे ना अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स। यू डोंट स्पेंड इट इमीडिएटली, यू डोंट से दैट कि ठीक है साहब हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, चलो उनको हम ऐसे खत्म कर देते हैं। कल कुछ भी हो सकता है, कल युद्ध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देन यू नीड योर ऑयल। तो अब भारत क्या करेगा ये सोचने वाली बात है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मोदी जी ने क्या बोला ये समझ लें। रिकॉलिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, Modi said work from home systems, online meetings and video conferences should once again be encouraged in the national interest। तो खासतौर से बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज दोस्तों, जिनके लाखों की तादाद में एम्प्लॉयज होते हैं। आईटी कंपनीज आर द बिगेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, अमंग्स द बिगेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर्स अगर आप स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री को माने तो। और टीसीएस में पता नहीं 4-5-6 लाख कितने लोग हैं सिर्फ टीसीएस में। तो ये है, उसमें से कई लोग ट्रैवल करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। लेकिन इन कंपनीज को भी और बाकी लोगों को भी, अगर आपको ट्रैवल नहीं करना है, अगर आवश्यक नहीं है तो मत ट्रैवल कीजिए, डोंट ट्रैवल। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो, आप तेल बचा लो, कल काम आएगा देश के। वी मस्ट प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्चुअल मीटिंग्स अगेन। The Prime Minister also called for conserving foreign exchange by reducing non-essential overseas travel. The growing culture of weddings abroad, traveling abroad and vacationing abroad becoming prevalent among the middle class. We must decide that during this time of crisis, we should postpone traveling abroad for at least a year. अब ये देखिए ना, ये जो मोदी जी ने बात बोली है, इसको अगर हम एनालाइज करेंगे आपको ये बात पता लगेगी कि मोदी जी कह रहे हैं यार जो आप फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च करते हो उस पर रोक टोक करो। आप जो वेडिंग्स होती हैं, शादियां होती हैं बाहर, आप देश के अंदर शादी करो, आप बाहर मत जाओ, राइट।
आप कोशिश करो कि अब सरकार की तरफ से डायरेक्टिव नहीं है, मोदी जी ये नहीं कह रहे कि नहीं सरकार गैर कानूनी मानेगी अगर आप बाहर जाके शायद, नहीं आपको जाना आप जाइए, लेकिन ये प्रधानमंत्री का एक कॉल था, ही गिव अ शाउट आउट कि यार ये हमें करना चाहिए, दिस इज नॉट अ पॉलिसी दैट इज बीइंग रोल्ड आउट, पर ये एक रिक्वेस्ट तो है प्रधानमंत्री की ओर से, एक आह्वान तो है। अब यहां पे कह रहे हैं कि एटलीस्ट अ ईयर। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, ये ईयर क्यों बोला, इसको भी ऑपोजिशन पार्टी वाले काफी इसमें गेरू चूना मिला के कुछ और ही बना रहे हैं इस चीज का कि अरे ये पॉलिसी फेल हो गई। नहीं, पॉलिसी कोई फेल नहीं है, हमारे पास तेल नहीं है, ठीक है, हमारे पास तेल नहीं है, भारत में बहुत कम तेल है, 85-90% हमारी तेल की जरूरत इंपोर्ट होती है। अगर एक जगह लड़ाई हो गई फिर हम क्या करें, फिर हम क्या कर सकते हैं, राइट? और लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब आपके ईरान से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लिहाजा बात सिर्फ ईरान की नहीं है, बात यह है कि पूरे गल्फ में आग लग रखी है इस वक्त, राइट? आप ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल आप अपना निकलवा लो, ठीक है ना, वो आएगा कहां से, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, सऊदी अरेबिया, वहां पे ईरान ने मिसाइल मार रखी है, ठीक है, कतर से गैस वहां पे मिसाइल मार रखी है, तो एक पूरा अफरा तफरी का माहौल है, राइट? इंडिया ने अभी तक ठीक करा है, लोगों को काफी हद तक प्रोटेक्ट करके रखा है, लेकिन हमें अपना तेल कंजर्व करना है, ठीक है। और 1 ईयर की जो बात मोदी जी ने करी है ये बड़ी लॉजिकल है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं क्यों बोला मोदी जी ने 1 ईयर, आप इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अगर लेट से आज की तारीख में, ठीक है, टुडे इज 11th ऑफ मे, ठीक है, आज 11 मई है, तो दोस्तों 11 मई को माना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का सब कुछ ठीक हो गया। आज की तारीख में ईरान ने बोल दिया कि हम और यूएस बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कोई लड़ाई नहीं है, सब ठीक है, वेरी गुड, कोई लड़ाई नहीं, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई अटैक नहीं, सब कुछ बढ़िया हो गया। आज की तारीख में सब कुछ हो गया। इसको कई महीने लग जाएंगे वापस पुराने लेवल पे जाने के लिए, मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए, जो आपके पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है ऑयल का, उसको, ये ट्रेन के जैसी है, ठीक है, इसको स्पीड पकड़ने में भी टाइम लगता है, और ट्रेन में जब आप ब्रेक लगाते हैं तो फिर ट्रेन 1-2 किलोमीटर चलती है तब जाके रुकती है। इमीडिएटली कार जैसे नहीं कि आपने ब्रेक लगाया और 10 मीटर में रुक गई या 50 मीटर में रुक गई, ऐसा नहीं है। ट्रेन को किलोमीटर चलती है ट्रेन, तब जाके रुकती है। सेम थिंग हियर। अगर आज की तारीख में भी मई के महीने में, मैं कह रहा हूं मई के महीने में सब कुछ नॉर्मल हो गया, आपको महीनों दर महीनों लग जाएंगे बिफोर 20th ऑफ फरवरी वाले स्टेटस में जाने के लिए। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सबके सामने। दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज कॉल्ड फॉर मॉडरेशन इन कंजम्पशन ऑफ ऑयल। ईरान रिप्लाइज टू यूएस प्रपोजल टू एंड वॉर, ट्रम्प फाइंड्स रिस्पॉन्स अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, यहां पे यूएस ने कुछ भेजा था ईरान को कि आप देखिए इसको। ईरान ने वाया पाकिस्तान ईरान ने दे सेड दैट ये हमारा रिस्पॉन्स है। अब ट्रंप को बुरा लग गया। ट्रंप कह रहा है इट इज अनएक्सेप्टेबल। आई हैव जस्ट रेड द रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरान सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, आई डोंट लाइक इट, टोटली अनएक्सेप्टेबल, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ये इन्होंने लिखी है यहां पे। और यहां पे इरना न्यूज एजेंसी है, उसका ये कहना है ईरान हैज फॉर्मली प्रेजेंटेड टू पाकिस्तान मीडिएटर्स इट्स रिस्पॉन्स टू द लेटेस्ट यूएस प्रपोजल। अब ये ना बार बार पाकिस्तानी ये जो कह रहे हैं ना, ये असली पनौती है। एंड टुडे आई कैन टेल यू, जो एक्सपीरियंस कहता है, इफ यू वांट दिस टू बी सॉल्व्ड, प्लीज गेट क्रेडिबल मीडिएटर्स। जब तक आपके मीडिएटर्स क्रेडिबल नहीं होंगे, और अच्छा करा जेडी वैंस ने जो कतरियों से मिला, वो वॉशिंगटन में इनकी मीटिंग हुई थी 3 दिन पहले, एंड आई थिंक ही डिड वेरी वेल टू मीट द कतरीज। If you want this problem to be solved, I am saying this again and again, if you want this problem to be solved, this war, आप इनको इन्वॉल्व करिए और इसमें प्रायोरिटी आप दीजिए कतर को। Qatar is the country that can actually, Qatar has a lot of credibility. Qatar has been doing it. The Pakistanis have no clue. आप ये जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप पुश कर रहा है पाकिस्तान को, और सिर्फ इसलिए पुश कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि वो कंट्रोल कर लेगा पाकिस्तान को। ये तो सब बूट पॉलिशी है ना, ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। यस सर। कोई ट्रंप कहता है कि 6 जहाज गिरे, यस सर 6 गिरे, फिर उसने बोला 7 गिरे, वो कहता है 11 गिरे, हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको नोबेल प्राइज। तो बेसिकली उसने चमचे पाल रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे भी बोला कि मैं विनर्स के साथ मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं लूजर्स के साथ आना चाहता हूं, लूजर्स के साथ मैं बैठना चाहता हूं, क्योंकि फिर वो मेरी तारीफें करते हैं, फिर वो मेरे बारे में बात करते हैं। मुझसे ज्यादा कोई अगर सक्सेसफुल हो या मुझसे बड़ा लीडर हो, मैं उसके साथ क्यों बैठूंगा, मुझे उसकी तारीफ सुननी पड़ेगी, मैं तो अपनी तारीफ सुनना चाहता। दिस डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड, ही सेज आई लव टू हैंग अराउंड विद लूजर्स। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग, ही इज हैंगिंग अराउंड विद पाकिस्तान। पाकिस्तान से बड़ा लूजर कौन हो सकता है? तो भाई ये आपकी समस्या का समाधान कभी नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूएस ईरान वॉर, if you want this to be solved,
get Qatar or get Oman. These are two countries that can do it. Qatar has far more experience than anybody else. Get Qatar. ये लोग कर देंगे. Over a period of time, the Qataris will solve it. Iran's response to a US proposal to end the war has been sent via mediator Pakistan. The report said on Sunday that according to the proposed plan, the first stage of the negotiations will focus on ending hostilities as well as ensuring maritime security in the Gulf and the Strait of Hormuz. Our response focuses on ending the war throughout the region, especially in Lebanon, and resolving differences with Washington. They said their response also included negotiations regarding the Strait of Hormuz, the nuclear program, the lifting of sanctions. अच्छा ये actually लेबनन. अब सीधी बात है, कहां ईरान कहां लेबनन. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज व्हाई द हेल आर यू बॉदर्ड अबाउट लेबनन? व्हाई आर यू बॉदर्ड अबाउट लेबनन? व्हाट इज लेबनन टू यू? व्हाई यू बॉदर्ड? यू बी बॉदर्ड अबाउट ईरान? ये जानबूझ के देखिए ना, बात ये लेबनन क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि इजराइल की लड़ाई हो रही है वहां पे हिजबुल्लाह के साथ. They are not only trying to protect Hezbollah and Hamas, which are two terrorist outfits, they are also trying. Lebanon में obviously Hezbollah है, Hamas is active generally in Gaza, but just to keep the record straight, ये बार बार लेबनन क्यों बोल रहे हैं? लेबनन इसलिए बोल रहे हैं कि आप सिर्फ हिजबुल्लाह को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आप इजराइल को एक टफ स्पॉट में डाल देंगे, क्योंकि फिर ट्रम्प बोलेगा यार मैं तो फंस गया यहां पे, चलो तुम अटैक मत करो. सो दे कीप इजराइल एट बे, क्योंकि इनको पता है वंस हिजबुल्लाह हैज बीन डिफीटेड, and that day is not far, the Israelis will come after Iran again. They'll come after Iran again. The source added that Tehran's response was realistic and positive, adding Washington's positive response to our response will move the negotiations forward quickly. The choice now lies with Washington. तो ये ईरान ने बता दी ये बात. टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है, टोटली अनएक्सेप्टेबल, ट्रंप रिजेक्ट्स ईरान सीजफायर रिस्पॉन्स. ये हम आपको बता चुके हैं. यहां पे इनका ये कहना है टोटली अनएक्सेप्टेबल है. और Iranian state television reported that Tehran wants any agreement to include guarantees for regional security, safe maritime navigation. यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत लंबा चौड़ा निबंध लिख दिया है ट्रूथ सोशल पे. और जितना इसने ईरान को उल्टा सीधा नहीं बोला, उससे ज्यादा अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को. Finally, it paid dirt when Barack Hussein Obama became president. He was not only good to them, he was great actually, going to their side, jettisoning Israel and all other allies and giving Iran a major and a very powerful new lease on life. Hundreds of billions of dollars and $1.7 billion in green cash flown into Tehran. ये करने लगा. फिर इसने बोला कि नहीं, the greatest sucker of them all in form of a weak and stupid American president. He was a disaster as a leader, but not as bad as sleepy Joe Biden. यानी कि बैरक ओबामा को भी इसने उल्टा सीधा बोला, जो बाइडेन को भी उल्टा सीधा बोला. जिसको उल्टा सीधा बोलना है उनको नहीं बोल रहा है. आप समझ रहे हैं आपका दुश्मन इस वक्त कौन है? ईरान. ईरान को आप कुछ बोल नहीं पा रहे, और कैसे बोलेंगे? ईरान ने तो आपके सारे बेसिस तबाह कर दिए मिडिल ईस्ट में. ड्रोन मार मार के, सस्ते मोटरसाइकिल का इंजन लगा के, वो शाहिद ड्रोन जो है दोस्तों, उसके पीछे मोटरसाइकिल का इंजन लगा है. वो जब चलता है तो आपको लगता है मोटरसाइकिल उड़ रही है, धीरे धीरे चलता है वो, टुक 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 करके. और सस्ता ड्रोन है, और आप उसको आसमान से गिरा भी सकते हो आराम से. लेकिन वो भेजते 100-200 हैं. आप कितने गिराओगे? 50 गिरा दोगे, 100 गिरा दोगे, 150, 50 फिर भी लैंड करेंगे. यही गेम ईरान खेल रहा है. दोज आर नॉट स्मार्ट ड्रोन्स कि उसके अंदर कोई होमिंग डिवाइस लगी है या कुछ सैटेलाइट, कुछ नहीं है. उसमें मोटा मोटा जीपीएस लगा हुआ है और एक मोटरसाइकिल का इंजन है, और टुक टुक करके निकल लेता है. अब उनके खिलाफ इसके पास कुछ नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर. तो पुराने जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं सबको गाली दो, सबको गाली दो. US-Iran ceasefire under strain as Gulf states report drone attacks. A fragile ceasefire in the US-Israel war in Iran is coming under growing strain as several Gulf countries have reported drone attacks. Qatar said on Sunday that a drone struck a cargo ship in Qatari waters, sparking a fire, while Kuwait and the United Arab Emirates said they repelled drone attacks. तो अगर आप देखेंगे यहां पे तो कतर में हो गया है, और कुवैत में हो गया है, और यहां पे दोस्तों यूएई में 3 जगह अटैक हुआ है. यहां से ईरान से 3 जगह अटैक हुआ है, रिपेल हो गया है. लेकिन जो कतरी वाटर्स हैं वहां पे कार्गो शिप में आग लगी थी. Qatar's Ministry of Defense said the freighter had been arriving in the country's waters from the UAE capital Abu Dhabi and was hit by a drone northeast of the port of Masaid. अब ये अबू धाबी से आ रहा है, ठीक है ना. आप इसको यहां से लीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का. तो ये ऐसा नहीं कि हॉर्मुज पार कर रहा है, ये यहां से आ रहा है. यहां पे दिस इज द डायरेक्शन इट्स टेकिंग. इट्स नॉट गोइंग हियर.
इसकी आप क्रिटिकलिटी समझिए। इन्होंने यही तो बोला कि जो हॉर्मुज पार करेगा उसको मार देंगे। ये हॉर्मुज पार नहीं कर रहे। ये जो यूएई से गया था कतर, ये यहां यूएई है, ये यहां से गया है। इट इज नॉट क्रॉसिंग हॉर्मुज। इन्होंने फिर उसमें आग लगा दी। Kuwait's defense ministry said a number of hostile drones were detected in the country's airspace. At dawn, drones were dealt with in accordance with established procedures. The UAE defense ministry said 2 Iranian drones were intercepted. UAE air defense systems successfully engaged 2 UAVs launched from Iran. तो यहां पे बीच बीच में सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन ईरान अपने ड्रोन्स भेज रहा है। उसका कारण है दोस्तों, अब आप बोलेंगे साहब सीज फायर के बीच में ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि जब वो नेगोशिएट, ये वही काम कर रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप से सीखा है। ये सारी की सारी जो हरकतें ईरान कर रहा है, ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें। डोनाल्ड ट्रंप को जब यह पता लगता था कि मेरा 2 हफ्ते के बाद नेगोशिएशन होना है, तो डोनाल्ड ट्रंप सारी उल्टी सीधी हरकतें उन 2 हफ्ते में ऐसा करेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं 2 हफ्ते का, कोई भी आप एक्स कंट्री पकड़ लीजिए, या अगर उसके साथ लड़ाई नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप फिर ट्रूथ सोशल में उल्टी सीधी बातें उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए, उस देश के लिए, ये है गंदा है, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए कि जब मैं वहां पे पहुंचूं उनसे बात करने के लिए तो इतने परेशान हो मुझसे कि हाँ चलो 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 आपकी बात मानते हैं। ईरानियंस आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। सीज फायर है, सब कुछ है, प्रपोजल दे रहे हैं, अमेरिका प्रपोजल पढ़ रहा है, ये प्रपोजल पढ़ रहे हैं, वापस प्रपोजल दे रहे हैं, बीच बीच में ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ये सारे के सारे लोग, अब आप देख लीजिए साहब, जब अगर कुवैत पे हो गया या कतर पे हो गया, यूएई पे हो गया, क्या इन तीनों ने, मैं कह रहा हूं एट अ मिनिमम मार्को रूबियो को फोन करा होगा, बोला होगा साहब ये फिर से अटैक कर दिया, बोला होगा ना? यानी कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान वांट्स। इट इज डूइंग ऑल दिस not because of enmity, it's doing this to build pressure on the Trump administration. Iran war not over. It's not over because there is still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There are still enrichment sites that have to be dismantled. ये बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, जब उनसे ये पूछा गया कैसे करेंगे तो कहता है you go in and you take it out. सिंपल सी बात है। बेंजामिन नेतन्याहू खुद शरीयत मतकाल का है। बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा भाई, एक आप पढ़ना कभी, बड़ी आइकॉनिक, सारे स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स आपको बताएंगे, इसका हवाला देंगे, कोई भी फौजी अफसर होगा आपको जरूर बताएगा। बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई ने एक रेड की थी एंड उस रेड में सिर्फ एक ही इजरायली मारा गया उस रेड में, और वो एक्चुअली रेस्क्यू ऑपरेशन था, वो रेड नहीं था, वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, और वहां पे सिर्फ एक ही मारा गया, वो इसका बड़ा भाई था नेतन्याहू का। ये दोनों स्पेशल फोर्सेस के हैं, नेतन्याहू और इसका बड़ा भाई। एक जगह एनटीबी युगांडा में, वहां पे एक प्लेन को हाईजैक करके ले गए थे और वहां पे ईडी अमीन था। ईडी अमीन डिक्टेटर था युगांडा का। ये बहुत साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, आई थिंक 70s का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो जब ईडी अमीन वहां पे था तो ये प्लेन हाईजैक करके टेररिस्ट ले गए वहां पे। इजराइल ने, इजराइल से युगांडा अपने एयरफोर्स के जहाज और अपने कमांडोज भेजे थे। तो उस टीम का जो हेड था वो नेतन्याहू का बड़ा भाई था, सगा भाई बड़ा। तो वहां से रेस्क्यू करके लाए थे, रेस्क्यू करके लाए, तो उसमें वो मारा गया था, इसका बड़ा भाई नेतन्याहू। एंड दे बोथ फ्रॉम, आई थिंक, द सेम यूनिट, शरीयत मतकाल है यूनिट का नाम। तो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम द सेम यूनिट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आप इसको ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो बोलता है ना, यू गो इन एंड यू टेक इट आउट, ये टिपिकल स्पेशल फोर्सेस वाला एटीट्यूड। भाई वो यूरेनियम है, कैसे करेंगे? अरे जाके ले आओ। उनका माइंडसेट ऐसा है कि लेट्स गेट ऑन द जॉब, लेट्स डू इट, लेट्स टेक इट। इट्स नॉट सो इजी जैसे बोल रहा है, लेकिन फाइनली सच तो यही है कि अगर आपको चाहिए तो आपको जाके लाना पड़ेगा, अपने आप तोड़ के आएगा नहीं वो। I'm not going to talk about military means, but the president, what President Trump has said to me, I want to go in there. However, Mr. Netanyahu's statement was in contrast to Mr. Trump's public position. Mr. Netanyahu also acknowledged that he knew Beijing was assisting Iran. China gives certain amount of support to Iran and particular components of missile manufacturing. यानी कि इजराइल भी यही कहता है कि ईरान का जो पूरा मिसाइल, जो आप समझते हैं ना कि ऐसा वैसा अकेला खड़ा है, अकेला कोई नहीं खड़ा होता। रशिया सपोर्ट कर रहा है ईरान को, चाइना सपोर्ट कर रहा है पीछे से, फुल सपोर्ट है। मिसाइल कंपोनेंट्स ले लो आप, इंफॉर्मेशन ले लो आप, हथियार ले लो, आपको जो चाहिए लड़ाई के जो भी साजो सामान होता है, एवरीथिंग इज बीइंग सप्लाइड बाय चाइना, एवरीथिंग इज बीइंग सप्लाइड बाय रशिया। यहां पे दोस्तों ईरान को गुस्सा आ गया है क्योंकि फ्रांस और यूके की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंच रही है, और ये कह रहा है कि यार आप लोग कैसे आ सकते हैं, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है इस पर तो ईरान का वर्चस्व है, आप कैसे आ रहे हैं? तो यहां पे दोस्तों ईरान has issued one of its strongest warnings yet to the United Kingdom and France over reported plans to deploy naval forces near the Strait of Hormuz. Tehran said any foreign military presence in the strategic waterway would trigger a
decisive and immediate response, escalating tensions in the already volatile Gulf region. The warning comes amid reports that European powers are considering increased naval activity to protect shipping routes, while Iran insists it alone has the right to secure the strait. Iranian officials argue that Western deployment would further militarize the region and worsen instability. France has reportedly emphasized freedom of navigation, while Iran maintains that such moves violate its sovereignty over nearby waters. पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ईरान ना गोली दे रहा है, ये ईरान ने चूरन खिला दिया सबको. What Iran is saying is absolutely wrong. These are Iranian waters here towards the north. Iran has every sovereign right on Iranian waters. These here are Omani waters. Oman has absolute sovereign right on Omani waters. And in the middle, you have the international waters. And that is free for everybody. Now, what Iran is saying is that international waters पे भी हमारा अधिकार है, ओमान के पानियों पे भी हमारा अधिकार है, और ईरान के पानियों पे तो हमारा अधिकार है ही है. ठीक है. आज की तारीख में कोई भी वॉरशिप अगर यहां से आता है, let us say it comes from here, any warship which uses only Omani waters, सिर्फ ओमान का पानी इस्तेमाल कर रहा है, वो ईरान के पास जा भी नहीं रहा, ईरान विल स्टिल फायर ऑन दैट वॉरशिप. ईरान विल स्टिल फायर ऑन दैट वॉरशिप. अब मैदान में ये चार्ल्स डिगॉल भेज दिया एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रांस ने अपना, कैरियर ग्रुप गया होगा, जाहिर सी बात है, अकेला तो चलता नहीं है, और यूके ने भी अपनी फोर्सेस भेजी, और धीरे 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 अब कोएलिशन बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि ईरान की हरकतों से पूरी दुनिया को दर्द हो रहा है, और लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यार तुझे जो करना है कर, यार तेरे को झगड़ा करना है कर ना, Why you troubling the rest of the world? But ईरान knows कि ईरान का पावर क्या है दोस्तों. मैं आपको एक बात ये समझा दूं, कई लोग इसको समझ नहीं पाते, तो मैं आपको आज वाज़े तौर पे ना क्लियरली समझा देता हूं इन क्लियर टर्म्स. ईरान का पावर ये नहीं है कि वो ड्रोन भेज के ओमान को मार सकता है या कतर को मार सकता है, वो एक है मामला, दैट इज सीरियस. बट असली पावर उसका ये है कि यहां पे पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो रोक देता है. अब जो देश इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अब जैसे कि फ्रांस है, यूके है, फ्रांस ने तो अटैक नहीं करा. वाई शुड फ्रांस सफर? इंडिया ने तो अटैक नहीं करा. मैंने आपको बताया था ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि कि वर्क फ्रॉम होम. वाई शुड वी सफर? बिकॉज ईरान एंड यूएस आर फाइट. यू कीप ऑन फाइटिंग यार, गुड लक टू यू, कीप फाइटिंग फॉर द नेक्स्ट 100 years. हमें क्यों परेशान कर रहे हो? दैट इज, अब दुनिया में क्या होता है कि सप्लाई चेन्स इतनी इंटरलिंक्ड होती हैं, या सबके इंटरेस्ट इतने इंटरलिंक्ड हैं कि ये मेरा कहना कि हमें क्यों परेशान कर रहे हो, ये मेरा भी गलत है कहना. परेशान होंगे तो फिर सब होंगे, और इसी चीज पे ईरान डिपेंड हो रहा है कि सब परेशान हो जाएंगे. लेकिन सब परेशान होने का दो रूप होते हैं इसकी, ये जिसको कहते हैं ना दो मुंहा तलवार है, ये दो मुंहा तलवार है. अब इसमें एक तरफ जब सब परेशान होते हैं तो प्रेशर बिल्डअप होता है, एक ये इसका फायदा है ईरान के लिए. ईरान के लिए घाटा ये है कि जब सब परेशान होते हैं फिर सब मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं कि यार चलो निपटते हैं ईरान से. अगर यहां पे 4-5 और नेवीज आ गई, इट विल कॉज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन ईरान. बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा अगर यहां पे और नेवीज आ गई. एंड अब स्लोली एंड स्लोली अमेरिका विल स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन वेरियस कंट्रीज कि यार तुम कुछ करो, यू डू समथिंग, अदरवाइज ये चीज नहीं हो पाएगी, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, डू समथिंग, डू समथिंग. अब प्रेशर में आते हैं लोग, हो सकता है 2 हफ्ते लगे, 1 महीना लगे, नोबडी नोज एंड में होगा क्या. लेकिन अब यहां पे फ्रांस की नेवी और यूके की नेवी आ चुकी है, एंड उनका एम सिर्फ एक है. वो कह रहे हैं कि हम ईरान से लड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन यह नहीं हो सकता कि ईरान गुंडागर्दी करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करते, और यही ईरान कर रहा है. इसके लिए एक ही शब्द है, वो है गुंडागर्दी. यहां पे ट्रंप को कह रहे हैं कि शी जिनपिंग पे प्रेशर अप्लाई करेगा ओवर ईरान. US President Donald Trump is set to press Chinese President Xi Jinping on Iran when he visits Beijing in coming days. A senior administration official said on Sunday. Trade tariffs and AI are also set to feature declaring visits during the visit from Wednesday to Friday. I would expect the president to apply pressure over Iran, the official told reporters on a call. The official said Trump had brought up Chinese revenue for Iran and Russia through oil sales multiple times with Xi, as well as sales of military civilian dual role goods. I expect that conversation to continue, the official. So यहां पे जब ट्रंप मिलेगा शी जिनपिंग से, वो बोलेगा यार तुम ईरान का सपोर्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है, और शी जिनपिंग बोलेगा मैं तो ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं. मैं आपको अभी बता देता हूं, इनको पता है. देखिए जब चाइना है ना, चाइना इज फाइटिंग, ईरान एक प्यादा है. जिन लोगों ने ईरान को बहुत एक हेरोइक रेजिस्टेंस टाइप का एक रोमांटिसाइज करके, देखिए ईरान मजबूती से लड़ रहा है, ये मैं भी एडमिट करता हूं. ईरान ने नाको चने चबवा दिए, ये मैं मानता हूं, और ये दुनिया मानती है. मैं क्या मानता हूं, पूरी दुनिया मानती है. लेकिन ईरान इज नॉट एक्टिंग अलोन, ये भी हमें समझना पड़ेगा. ईरान इज वर्चुअली अ प्रॉक्सी ऑफ द चाइनीज, वर्चुअली अ प्रॉक्सी. उसका 90% तेल चाइना खरीदता है भाई.
ईरान का तेल और कोई नहीं खरीदता, चाइना ही खरीदता है। थोड़ा बहुत पाकिस्तान के अंदर थ्रू बलूचिस्तान स्मगल हो जाता है। एक दो तीन प्लेयर हैं जो खरीदते हैं छोटा मोटा। 90% जो ईरान का तेल है, 90% ऑफ ईरान ऑयल गोज टू चाइना। और ईरान, क्या आपने कोई सुना ईरान बहुत सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई वॉशिंग मशीन बना रहा है, वैक्सीन, ऐसा तो नहीं है। ईरान का मैक्सिमम रेवेन्यू कहां से आ रहा है? ऑयल एंड गैस से आ रहा है। उसका 90% ऑफ ऑयल एंड गैस इज बीइंग बॉट बाय चाइना। चाइना का एक जबरदस्त इंफ्लुएंस है ईरान के ऊपर, इसीलिए ही इज गोइंग टू चाइना। अदर रीजंस ऑल्सो, देयर इज एआई, देयर इज रेयर अर्थ, देयर इज ट्रेड, देयर इज 10 और चीजें हैं। लेकिन वन ऑफ द मेन थिंग्स इज, इनको ये बात पता है कि अगर रूस और चाइना को ये कन्विंस कर लेते हैं, ईरान का किला ढह जाएगा। ईरान का किला ढह जाएगा दोस्तों। बिना सपोर्ट के ज्यादा कुछ ईरान नहीं कर सकता। और ईरान का पावर ईरान के अंदर है। जैसे हमने देखा था जब सीरिया में अहमद अल शरा आया, ईरान का वर्चस्व था वहां पे। ईरान और रूस का वर्चस्व था 50 साल तक। 50 साल तक बाप बेटे ने राज किया। एक दिन अहमद अल शरा आता और 12-13 दिन के अंदर पूरे सीरिया को निपटा देता है। दमिश्क पहुंच जाता है, जिसको हम लोग दमश्क बोलते हैं, हिंदी ओब्लिक उर्दू में दमश्क बोलते हैं, वहां पे पहुंच जाता है। अचानक रातों रात ईरान के बेसिस, रशिया के बेसिस वहां से गायब होना शुरू हो जाते हैं, सारे पर्सनल फ्लाइट पकड़ के छुमंतर। बशार अल असद, प्रेसिडेंट सीरिया, इतने सालों से उसका बाप गायब, मॉस्को में मिलता है अगले दिन, वो गायब ही हो गया वहां से। तो अगर हम प्रॉपर पूरे सेटअप को देखें, इसके पीछे खड़ा है चीन। अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना पे प्रेशर डालेगा। क्या चाइना प्रेशर में आएगा? मुझे लगता है नहीं आएगा, क्योंकि चाइना को भी एक बात पता है। जैसे ये कहता है ना ट्रंप, आर्ट ऑफ द डील, यू डोंट हैव द कार्ड्स। अक्सर ट्रंप के डायलॉग, यही डायलॉग तो चाइना भी बोलता है। शी जिनपिंग विल टेल प्रेसिडेंट ट्रंप, सर यू डोंट हैव द कार्ड्स। तुम्हारे कार्ड्स क्या हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, हमारा ईरान से क्या लेना देना है, खुद डील करो जो कर रहे हो। और इनको पता है कि विदाउट चाइनीज हेल्प दे कांट डू इट। यू हैव टू इन्वॉल्व चाइना, यू हैव टू इन्वॉल्व रशिया, एंड यू हैव टू डू द मीडिएशन थ्रू कतर। दैट इज द रेसिपी फॉर सक्सेस। उसके भी पाकिस्तान या आसिम मुनीर वगैरह, इनके बस का कुछ नहीं है। ये सिर्फ पैसे वैसे लेके, थोड़ा होटल के पैसे तक नहीं चुका पाए ये लोग। जहां पे पूरी मीटिंग हुई थी, जहां पे जेडी वैंस था ना, होटल के पैसे भी आगा खान ने दिए थे। आगा खान फाउंडेशन ने होटल के पैसे दिए थे। इन गरीबों के पास बेचारे होटल के पैसे नहीं है। आप क्या इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से? वो ठीक है, चेक वेक काट दिया उसने, थोड़ा सा व्हाइट हाउस ने कुछ पैसे वैसे दे दिए इनको, ये खुश हो गए पाकिस्तानी मीडिएटर, बिकॉज दे आर अंडर कंट्रोल ना। डोनाल्ड ट्रंप को अपना बाप समझते हैं ये लोग, अपना माई बाप समझते हैं, तो दे आर अंडर कंट्रोल। वो बेसिकली वो चीज है कि दे आर अंडर, दैट्स इट। दैट इज व्हाई डोनाल्ड ट्रंप लाइक्स द पाकिस्तानीज, बिकॉज दे विल से यस सर। उसको चाहिए लूजर्स, उसको विनर्स नहीं चाहिए। ही नीड्स लूजर्स। उसने खुद बोल रखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने, आई लव टू हैंग अराउंड विद लूजर्स कहता है वो। तो ही इज हैंगिंग अराउंड विद आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ। और दोस्तों ये न्यूज हमने ली इकोनॉमिक टाइम्स से। डॉक्टर एस जयशंकर हैं, ये सैयद अब्बास आरिकची हैं, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया, फॉरेन मिनिस्टर ईरान। इंडिया ईरान टू टॉक सेफ पैसेज थ्रू हॉर्मुज at BRICS meet. India and Iran will hold talks on a safe navigation of India flagships carrying energy through the Strait of Hormuz on the sidelines of the BRICS Sherpa foreign ministers meeting in New Delhi this week. Iran's deputy foreign minister, who will attend the BRICS Sherpa meeting, may also represent his country at the meeting of foreign ministers if Iran's foreign minister Syed Abbas Araghchi is unable to attend the conference on May 14th and 15th. All eyes will now be at the BRICS for. अब देखिए ना साहब, ये ईरान पहले कह चुका है। Again, I want you to see this newspaper clipping. अपने स्क्रीन पे देखिए। ईरान कहता है कि दे वांट ब्रिक्स टू सॉल्व दिस एंटायर इशू फॉर देम। मैं बार बार आपको ब्रिक्स, मैंने पहले भी अपने मेरे एपिसोड्स देखिए आप, मैंने ब्रिक्स का नाम लिया था। मैं क्यों, देखिए ना, ब्रिक्स, ये जो ब्रिक्स है, ठीक है ना, इसके अंदर रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है। डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है चाइना। ये सब ब्रिक्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, पूरा मामला ब्रिक्स के इर्द गिर्द, राइट। एंड दे आर इन द इमीडिएट नेबरहुड और द एक्सटेंडेड नेबरहुड। अमेरिका बहुत दूर है, तो इनको पता है ईरान का जितना भी मामला है, उसकी जो उम्मीदें हैं वो ब्रिक्स से हैं। West Asia conflict has plagued the group so far due to sharp differences between the UAE and Iran, which were admitted into the bloc emerging developing nations in 2023. Currently, around 40 to 50 India-bound ships are trapped west of the strait, unable to navigate, impacting India's energy security. As many as 11 Indian ships have exited the strait following diplomatic engagement with Iran since the war. दोस्तों बात यह है ना कि ईरान को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अमेरिका तो उसकी तो भली कही, लेकिन ईरान को भी समझना पड़ेगा। और ईरान को यह समझना पड़ेगा कि ठीक है, आपकी और भारत की कोई लड़ाई नहीं है और हम मित्र देश हैं, लेकिन जब आपकी वजह से हमें कष्ट होगा। अब मोदी जी ने क्या बोल दिया कि वर्क फ्रॉम होम करिए। अब सारे इंडियंस को यह पता है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ईरान रोक रहा है।
यही तो बात है, ईरान रोक रहा है। भारत में फिर ईरान के लिए क्या फीलिंग आएगी? अभी तक देखिए सोशल मीडिया में हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल ईरान अच्छा है, और हम ये सारी की सारी बातें जो है ना ये अच्छी हैं। और बिल्कुल आप अगर सपोर्ट करते हैं ईरान को, आप सपोर्ट करते रहिए। वो सपोर्ट तब तक है दोस्तों जब तक तेल के भाव नहीं बढ़े। जिस दिन तेल के भाव बढ़ेंगे उस दिन नैरेटिव चेंज होगा, लोग बोलेंगे यार ये तो ईरान की वजह से हो रहा है। जो कि ईरान की क्रेडिबिलिटी इंडिया में दैट विल गो डाउन। अभी तक इंडिया ने रोक के रखा है क्योंकि इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज है, इंडिया के पास वो वेयरविदॉल है। लेकिन अगर ऐसे ही ईरान करता रहा सो देन द टाइड इज द पब्लिक ओपिनियन इज गोइंग टू टर्न अगेंस्ट ईरान। अभी ईरान को इसीलिए बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं सिंपली बिकॉज अब ये बातें टेलीविजन डिबेट्स पे होंगी। अभी मोदी जी ने बोल दिया आज शाम को देख लेना आप 9 बजे। मैं तो अभी आफ्टरनून में रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको, लेट आफ्टरनून को। अब आप देख लेना, हमारा ये आप 5 बजे देखेंगे, आप रात को देख लेना। एक ना एक ऐसी डिबेट होगी इसके ऊपर जिसमें ये बोलेंगे कि मोदी जी ने तो ये बोल दिया, फिर बीजेपी कुछ बोलेगी, कांग्रेस कुछ बोलेगी, और फिर बीच में ये डिबेट हो जाएगी कि है किसकी, ईरान की वजह से है। फिर पब्लिक ओपिनियन डेवलप होगा कि यार ईरान इज द गिल्टी पार्टी, हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हमने तो ईरान के ऊपर अटैक। पब्लिक ऐसी सोचती है ना, दैट इज हाउ द पब्लिक थिंक्स। हमने आपका क्या बुरा करा जो आप हमारा बुरा कर रहे हैं? सिंपल सी बात है। पब्लिक डज नॉट वांट टू अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड सप्लाई चेन्स और सी लेन्स, दे डोंट केयर। उनको यह फर्क पड़ता है कि 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर डीजल कितने का है, और अगर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है। बढ़ाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब बढ़ाएगी तब, अभी नहीं, जब बढ़ाएगी आगे तब। और सीधी बात है, फिर टेलीविजन पे यही डिस्कशन होना है कि हुआ तो किसकी वजह से, ईरान की वजह से। ईरान इज गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ इक्विटी इन इंडिया एटलीस्ट व्हेन द प्राइसेस गो अप। अभी सरकार ने मैनेज कर रखे हैं प्राइसेस, अभी वो पड़ा नहीं है। ऑपोजिशन पार्टी कुछ भी बोले, ठीक है, मोदी जी क्या करेंगे? अपने घर में तेल का कुआं थोड़ा ना खोद देंगे, तो तेल है ही नहीं यहाँ पे, बहुत कम है इंडिया में। 85-90% तेल इंपोर्ट आ रहा है, हमारा इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। वो कहां से कर रहे हैं? यहां से आ रहा है ज्यादातर, मोस्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, बट मोस्ट ऑफ इट हियर। अभी कैसे मैनेज करना है ये देखना पड़ेगा। लेकिन ब्रिक्स एक उम्मीद है जिससे ईरान सोच रहा है कि मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों ईरान ने एलिनेट कर दिया ना सबको, दिस विल कम बैक टू बाइट ईरान लेटर ऑन। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।